Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the arches and this is the lecture 5. If required, हो सकता है अगर इसमें न्यूमेरिकल नहीं हुए तो अगले लेक्चर पे हम देखेंगे पार्ट बी लेक्चर 5 का. So before beginning, let me introduce you myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you guys for the competitive exam. So let's begin our lecture. सो आर्चेज और कर्व्ड स्ट्रक्चर्स की हम बात करने वाले हैं. तो आर्चेज क्या हैं, क्या मतलब डेफिनेशन वाइज क्या है. एक आर्च जो है वो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है जिसका स्पैन जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर स्पैनिंग होगी. जैसे कि आर्च इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर दैट स्पैन्स एन एलिवेटेड स्पेस और मे नॉट बी सपोर्टिंग द वेट ओवर द आर्च. मतलब कि एक ऐसा कर्व्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक राइज होगा और एक स्पैन होगा, उस टाइप के स्ट्रक्चर को ही हम आर्च कहते हैं. तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, जैसे इसे हाइट को राइज ऑफ आर्च कहते हैं, स्टॉप पॉइंट को क्राउन कहते हैं, ये सपोर्ट है तो ये स्प्रिंगिंग सपोर्ट या अब्यूटमेंट भी कहते हैं. तो ये बेसिक डेफिनेशंस है. तो फॉर नाउ आर्चेस को आपको ऐसे ही इस डेफिनेशन के थ्रू ही याद रखना है. तो जब मैंने आर्चेस को स्टार्ट किया लेक्चर तो मेरे दिमाग में कुछ बातें थी, जैसे कि आर्चेस की बात की जाए तो हम जब एसएससी जेई और पीएसयूज की बात करते हैं या उनके प्लस इसरो के पेपर की बात करो तो उसके अंदर आर्चेस के बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते. उसमें बिल्कुल ये पूछते हैं इंट्राडोज क्या है, एक्स्ट्राडोज क्या है, सोफिट क्या है, क्राउन कहाँ है, की स्टोन क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें पूछते हैं. और एसएससी में थोड़े बहुत जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं स्ट्रेसेस के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. जबकि आप गेट में देखेंगे तो जैसे ये डेफिनेशंस मैंने एसएससी जेई और ईएसई में हल्का फुल्का पूछते हैं, उसको देख के यहाँ पे सारा लिखिए. जबकि हम ईएसई और गेट की बात करें तो वहाँ पे एक मतलब वो कंप्यूटेशन करवाना चाहते हैं आपसे, वो एक अलग दे देंगे कि यहाँ इतना लोड है, इतना लोड है, कोई भी आर्च है उसमें आधे पे लोड लगा दिया प्लस ये पॉइंट लोड लगा दिया, अब बताओ अब क्या होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे गेट में पूछे जाते हैं. जबकि ईएसई में जैसे गेट में क्वेश्चन पूछे गए प्लस जैसे मैं ऊपर एसएससी जेई वगैरह के बारे में बताऊंगा वैसा, और साथ में स्टैंडर्ड जो इस टाइप के क्वेश्चन है, पूरे में यूडीएल लगाओ तो बताओ बेंडिंग मोमेंट यहाँ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस क्या होंगे, ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं. तो मैंने इसी तरीके से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहले मैंने टेक्निकल टर्म्स ऑफ आर्चेस रखी हैं, उसके बाद मैंने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं मैं कहूँगा आप उन्हें निकाल सकते हैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट एग्जाम में, बट टाइम क्यों वेस्ट करें, अपन उसे याद कर लेते हैं, एग्जाम में वो हमारी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की आर्चेस के अंदर. जैसे कि सबसे पहला है इंट्रोडस. जो इनर कर्व है ऑफ आर्च का उसे इंट्रोडस कहते हैं. मतलब कि कोई भी आर्च है, यहाँ देखो बनाई हुई है, तो इसका जो इनर ये सरफेस है, इनर सरफेस, उसे इंट्रोडस कहते हैं. जबकि जो आउटर सरफेस लेयर है, ये आउटर जो टॉप मोस्ट लेयर है, इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्राडस कहेंगे. तो ये तो याद रखनी है. ये तो सीधे इसरो के पेपर में एक बार पूछा भी था, इंट्रोडस कौन सा होता है, एक्स्ट्राडस कौन सा होता है, ऑप्शंस ये हैं. तो इतनी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, बेसिक है वैसे भी. सोफिट एंड ऑफ एन आर्च. देखो सोफिट क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट. तो बॉटम मोस्ट पॉइंट आर्च का कौन सा हुआ, इंट्रोडस जो लेयर पे यहाँ पे वैसे मैंने बना दिया, ये हो गया. ठीक है. सो इंट्रोडस अपने आप में ही आपका देखा जाए तो सोफिट ऑफ आर्च है. अब वो पूछ सकता है क्राउन के नीचे है, कहाँ पे है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो हिसाब से देख सकते हैं. बट सोफिट इज द इनर सरफेस ऑफ एन आर्च. सोफिट और इंट्रोडस एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं एक तरीके से बात की जाए तो. सोफिट नीचे वाला पॉइंट, इंट्रोडस नीचे वाली लेयर. अब और जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने देखे वो था, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा, ये एक बार पूछा गया था, वॉइस योर्स. तो वॉइसर्स में देखा जाए तो बेसिकली दे आर वेज शेप्ड यूनिट ऑफ मैसनरी विच आर फॉर्मिंग एन आर्च इज कॉल्ड एज वॉइसर्स. तो ये जो छोटे छोटे आपके की स्टोन्स बनाए हैं आपने, ये देखो जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये बने हुए, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, वॉइसर्स हैं, वॉइसियर्स. ऐसे ही कुछ प्रोनाउंसिएशन है, इटालियन है, जैसे फ्रेंच है, क्या है, बट ये इसी टाइप का है. स्पेलिंग देख लो वो बेटर रहेगा.
वॉइसर्स। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, क्राउन। क्राउन ऑफ एन आर्च क्या, हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, ये रहा। तो ये जो मेन सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्राउन हो गया। तो यहाँ पे स्पेशली जब मैंने 2D डायग्राम बनाया था, इसमें देखो टॉप मोस्ट पॉइंट को क्राउन बोला था यहाँ पे। कीस्टोन, कीस्टोन क्या है, द वेज शेप्ड यूनिट विच इज फिक्स्ड एट द क्राउन ऑफ आर्च इज कॉल्ड कीस्टोन। कीस्टोन क्या है, क्राउन के ऊपर एक स्पेशली बड़ा सा एक पत्थर लगाया जाता है आर्च के अंदर, उसी को हम लोग कीस्टोन कहते हैं। फिर एक और डेफिनेशन का पार्ट है स्प्रेंडल। स्प्रेंडल ऑफ एन आर्च, इफ 2 और मोर आर्चेज आर कंस्ट्रक्टेड साइड बाय साइड, जैसे कि नीचे बनी हुई है, ये रही ये रही ये रही, then the curved triangular space is formed between the extradus with the base as horizontal line through the crown. This space is called as spindle. मतलब यार ये जो बनाया है ना, ये देखो ये बन गया। तो ये जो एरिया है, ये ट्राइंगुलर एरिया जो आपको यहाँ मैंने शेड करा है, ये क्या कहेंगे, इन्हें स्प्रेंडल कहेंगे। ये लो, ये लो, इस एरिया को हम स्प्रेंडल कह रहे हैं। अब आपको बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर और टेक्निकल टर्म्स में पूछा जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा स्प्रिंगिंग पॉइंट, स्प्रिंगिंग लाइन। तो स्प्रिंगिंग पॉइंट, द इमेजिनरी पॉइंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रिंगिंग ऑफ कर्व ऑफ एन आर्च आर कॉल्ड स्प्रिंगिंग पॉइंट्स। मतलब क्या है, अरे कुछ नहीं यार, जहाँ से अपन रिएक्शन लगाते हैं ना, उनको स्प्रिंगिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2D में बनाया है, स्पेशली बनाया था 2D में कि आप लोगों को बता सकूं। जैसे ये आर्च यहाँ से शुरू हो रही है हमारे लिए, तो ये वाला पॉइंट क्या है, स्प्रिंगिंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है, रिएक्शन का स्प्रिंगिंग पॉइंट। अगर हम इन दोनों लाइन को जोड़ दें, दो पॉइंट्स को जोड़ दें, तो इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द स्प्रिंगिंग पॉइंट्स ऑफ ईदर एंड्स कॉल्ड स्प्रिंगिंग लाइन। तो वो स्प्रिंगिंग लाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये दोनों को जोड़ दो, तो ये कौन सी लाइन हो गई, स्प्रिंगिंग लाइन हो गई। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। सो स्प्रेंडल हो गया, स्प्रिंगिंग पॉइंट, स्प्रिंगिंग लाइन हो गया। फिर है स्पैन ऑफ आर्च, दैट इज लेंथ ऑफ आर्च। कई बार लेंथ ऑफ आर्च कितना है, एल। जैसे ये स्पैन लिखा हुआ है ना, ये रहा। 2D में अच्छा लगेगा, ये देखने में थोड़ा साफ लगता है हमें। ये दिस लेंथ एल इज द स्पैन ऑफ आर्च। द राइज ऑफ एन आर्च, दैट इज हाइट अबव द स्प्रिंगिंग लाइन टू इंट्राडस। ये याद रखना, टू इंट्राडस, एक्स्ट्राडस नहीं होता है। यानी कि ये जो इनर सरफेस तक जो हाइट है, उसे हम कहते हैं राइज ऑफ एन आर्च। अब बात करते हैं हॉन्च की। द लोअर हाफ ऑफ द आर्च बिटवीन क्राउन एंड स्क्यू बैक इज कॉल्ड हॉन्च। हाईलाइटेड एरिया बिलो फिगर, इन द फिगर बिलो, मतलब बिलो फिगर तो मैंने नहीं बनाया, वो ऊपर ही है, ये रहा। तो यू कैन सी, जैसे ये कुछ भी है, जैसे हमने ये बनाया है, इसे कहते हैं हॉन्च। क्या है, कहाँ गया, ये रहा। द लोअर हाफ ऑफ आर्च बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक। अच्छा, इसके लिए पहले स्क्यू बैक देख लेते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। स्क्यू बैक क्या है, स्क्यू बैक है इंक्लाइंड सरफेस विद अब्यूटमेंट वेयर आर्च रेस्ट्स। तो आर्च जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने स्प्रिंगिंग बनाई हुई है ये रही। तो यहाँ पे मैंने, जैसे मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको हटा के खुद ब्लू कलर से यहाँ पे देखो शेड किया हुआ है एक। ये जो शेडेड पोर्शन है, यही क्या है, आपके स्क्यू बैक है। ये मैंने लिखा भी यहाँ पे ब्लू कलर से। और इसके नीचे जो सपोर्ट जा रहा है बेस का, वो क्या है, अब्यूटमेंट है। अब्यूटमेंट है। तो सबसे पहले स्क्यू बेस पकड़ लिया हमने। स्क्यू बेस को और क्राउन को बीच में से जो डिवाइड कर रहा है, वो क्या है, हॉन्च है। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, द लोअर हाफ ऑफ आर्च बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक इज कॉल्ड एज हॉन्च। तो लोअर हाफ, तो आप हॉन्च कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, यहाँ से पूरा स्क्यू बैक तक, यहाँ से पूरा स्क्यू बैक तक। सो दैट इज हॉन्च। जो डिवाइड करेगा वहाँ से स्टार्ट करना और स्क्यू बैक तक ले जाना। तो ये वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको मैं श्योर हूँ कि ये पूछी गई हैं किसी ना किसी PSU में या SSC JEE में। ESE में क्या होता है, कई बार जैसे 1 2 3 ऑप्शंस देते हैं ना, फिर ये देते हैं 1 and 2 आर करेक्ट एंड फिर 1 2 3 आर करेक्ट। उन वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसी वाली चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे लगा ये डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग थ्रू क्वेश्चन आई थॉट कि एक ऐसा इंट्रोडक्शन रखा जाए विद फिगर, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक बार में ही क्लियर हो जाएं। सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग। तो अब हम नीचे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं आर्चेस के बारे में। जैसे कि आर्चेस क्या है, मैंने
क्वेश्चंस देखे एंड उसके बेसिस पे मुझे लगा मैं यही बात कर लूँगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। आर्चेस की बात की जाए, जैसे कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 हो तो कैसा है, वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है और स्टेबल तो होगा ही, है ना। सो जैसे कि 3 हिंज आर्चेस हैं, 3 हिंज कैसे है, देखो ये कितने हो गए, 1 2 1 2। तो हमारे पास वही जो हम कंसेप्ट लगाते हैं, डी एस टी इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल, जो मैंने आपको पढ़ाया है डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी में, उसमें चेक कर लें, वो सारे फॉर्मूले रखेंगे, यू विल गेट इट 0 बिकॉज वी हैव वन रिलीज इन ईयर एज हिंज, जिसे हम क्राउन हिंज भी कह रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपको 3 हिंज आर्च के अंदर जो हिंज मिलेगी ना, वो बेसिकली क्राउन पे मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं होगा कि 3 इंच आर्च का मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया और बोल दिया मैं 1/4 में लगा रहा हूँ हिंज। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन in our case in any question in engineering service GATE and SSC JEE और इवन किसी PSU, मतलब अपने नहीं आने वाला है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वैसा वाला क्वेश्चन। तो 3 इंच आर्च में जो हिंज होगी वो जनरली क्राउन पे ही है। तो अगर इनडिटर्मिनेसी को 1 कर दिया जाए तो इनडिटर्मिनेट है, स्टेबल है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका 2 हिंज आर्च। और अगर हम बिल्कुल ही ज़्यादा बड़े से 1 से बढ़ जाएं, फिक्स्ड बना दें, तो इसी जॉइंट को फिक्स बना दें तो इन्हें क्या कहेंगे, फिक्स्ड आर्च। सो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आर्चेज हैं जिन पे आपको डील करना है पूरे आर्च चैप्टर में। सो 3 हिंज आर्च क्या है, उसमें तीसरी हिंज क्राउन पे है। 2 हिंज आर्च क्या है, सिर्फ रिएक्शन पे हिंजेस है। और फिक्स्ड आर्च ये है। तो चलिए चल के देखते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये आर्चेस का वो क्वेश्चन है जो आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू का एक छोटा सा पोर्शन पूछने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एंड इकोनॉमिक। मैंने आपको डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एक, मेरे ख्याल से 15 मिनट का एक वीडियो है, जब मैंने वो मेथड्स ऑफ एनालिसिस स्टार्ट किया है, उससे पहले बहुत ब्रीफ में उसको बताया है, ताकि आप बच्चे समझ जाएँ कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से ज़्यादा सस्ते हमारे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पड़ते हैं। ये बात फिक्स है, तो उसी बात को मैंने यहाँ वापस लिखा है। हैंस जो फिक्स्ड आर्चेज हैं वो बेटर हैं। सो आपको कई बार डायरेक्टली ये मिल जाएगा कि फिक्स्ड आर्च बेटर है कि हिंज्ड आर्च बेटर है। तो फिक्स्ड आर्च ज़्यादा बेटर है, क्यों? क्योंकि दे आर ईजियर इन कंस्ट्रक्शन। जबकि एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं मैं तो हिंज आर्चेस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को हाथ से कैलकुलेट करने के लिए आसानी होगी। बट आई नीड कंप्यूटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड आर्चेस और अदर मैथड्स, इनडिटर्मिनेट मैथड्स, जैसे कि फोर्स मेथड या कोई डिस्प्लेसमेंट मेथड, उनकी ज़रूरत होगी इस टाइप के आर्च को सॉल्व करने के लिए। सो बेटर कौन सा है? फिक्स्ड आर्च है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि भाई हाँ, फिक्स्ड जो सिस्टम्स है, रिजिड सिस्टम है, वो एनालिसिस छोड़ दो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन में वो की वजह से ही हम फिक्स्ड यानी कि रिजिड स्ट्रक्चर्स को चूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक कंपैरिजन मैंने आपको यहीं दिखा दिया कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहीं हो जाएंगे। अब आपको सारी की सारी आसानी हो जाएगी, कभी आपको बार बार मतलब क्वेश्चन से नहीं करना पड़ेगा। सो ये है जैसे कंपैरिजन ऑफ बीम एंड आर्चेस। तो मैंने यही बीम और आर्च का कंपैरिजन कर दिया है, क्यों आर्च ज़्यादा बेटर है बीम से, और बीम क्यों बेटर है व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, व्हाई वी प्रेफर बीम। तो यहीं में वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं यहीं कवर हो जाएंगे। सो देखिए, बीम ये रही और एक आर्च ये रहा। आपने जनरली आर्च के अंदर यूडीएल जो है वो ऐसे लगाया हुआ देखेंगे। अब बात आती है, सर यूडीएल आप ऐसे ही क्यों लगाते हो? देखो, यहाँ पे अपन जब भी आर्च बनाते हैं तो उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये रोड है कोई भी, तो हमने आर्च ब्रिज बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड है, तो व्हीकल तो जो है यहाँ पे मूव करेगा, जो मैंने शेड किया है, बट उसका स्ट्रेस जो है वो आर्च में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो है तो व्हीकल जो मेरा है, या जो मेरा लोड है रोड का और मैं कहूँ मटेरियल का, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर लाइन पे है, इसलिए उसको मैं यहाँ 2D में यहाँ ऐसे बनाऊँ आप कंफ्यूज हो। उससे अच्छा है लोग क्या करते हैं, प्रेफर, एक स्टैंडर्ड नोटेशन हमने कर रखा है कि हम इसको सर के ऊपर बनाते हैं, क्राउन के ऊपर बनाते हैं और ऐसे बना देते हैं। इससे थोड़ा क्लियर मिलता है और कैलकुलेशन में थोड़ी एक्स वाई जो है यहाँ बहुत ज़्यादा घचड़ पचड़ नहीं होती है, इस वजह से ऐसा करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब देखते हैं किसी भी एक्स पे चलते हैं अपन और वहाँ बेंडिंग मोमेंट देखते हैं बीम के अंदर, और किसी भी एक्स और वाई, क्योंकि हम वाई भी उठेंगे यहाँ पे, तो एक्स वाई पे जाके देखेंगे ये बेंडिंग मोमेंट
एक आर्च में क्या है और एक बीम में क्या है। बीम में क्या होगा सर, ये डब्ल्यू है, क्या होगा, यूडीएल है। यूडीएल तो हमेशा ही होता है रियल लाइफ में, जो मटेरियल का वेट है, जो रोड का कंस्ट्रक्शन है या कंक्रीट का वेट है, वो तो यूडीएल के फॉर्म में ही रहेगा यार, वो तो कभी आप हटा नहीं सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक पार्ट पकड़ो, यूडीएल हमने पकड़ लिया, तो मोमेंट एट एनी पॉइंट एक्स हम पहुंच गए, दैट इज डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू नेगेटिव का प्लस आर ए इंटू एक्स, ये हो गया। वहीं हम किसी भी एक्स वाई पे पहुंच जाएं आर्च के अंदर और सेम मूवमेंट की इक्वेशन लिखें, मूवमेंट एक्स को मावा है प्लस आर ए इंटू एक्स, क्यों, वो किसी भी एक्स वाई पे ऐसा गया जिसका रिएक्शन आया पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ ले गया। एच ए एच ए इंटू वाई का ऐसे जिसका रिएक्शन आया ऐसे, ये कैसा होता है नेगेटिव, सो नेगेटिव। और आपको पता ही है ऐसा है, इसका इफेक्ट ऐसे जिसका रिप्लाई ऐसे आया नेगेटिव। तो मूवमेंट इन एक्स कोमा वाई इज आर ए एक्स माइनस एच ए वाई एंड दिस थिंग। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ध्यान से नोटिस करना, ये दोनों चीज़ तो दोनों में अप्रोक्सीमेटली हैं, मतलब रिएक्शन का इफेक्ट है और यूडीएल का इफेक्ट है, बट इसके अंदर एक माइनस और जा रहा है, यानी कि आपका जो मूवमेंट किसी भी एक्स और वाई पे है वो कम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। आई बात समझ में? तो इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है, हैंस आर्च मूवमेंट इज इक्वल्स टू बीम मूवमेंट माइनस एच ए वाला मूवमेंट, एच ए वाला मूवमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से जो मूवमेंट है वो ओवरऑल बीम मूवमेंट से थोड़ा कम हो जाता है जब दोनों के इफेक्ट को जोड़ा जाता है, इसीलिए हम आर्चेस को प्रिफर करते हैं। अब आप कहेंगे सर आर्चेस इतनी ज़्यादा अच्छी हैं तो हम इसे डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं यूज़ करते, या फिर क्यों आज भी हम कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे आप इतना अच्छा बेंडिंग मूवमेंट है, सारा डिज़ाइन बेंडिंग मूवमेंट में चलेगा सर आरसीसी का, आपकी वहाँ पे कहेंगे हम रीइंफोर्समेंट बार्स बचेंगी, कंक्रीट बचेगा, सब कुछ बचेगा। द रियल रीज़न इज़ ये कि जो ईज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन है और जो मटेरियल यूटिलाइजेशन है वो रेक्टेंगुलर बीम में ज़्यादा आसान है। देखो रेक्टेंगुलर बीम बनाना है, सिंपली ये कैसे बन के बना दिया, आपका घर है, आप चलोगे तो रेक्टेंगुलर में ना, अब मैं आपका घर ऐसा बना दूं, मतलब आपका फ्लोर ऐसा बना दूं और अगली फ्लोर ऐसा बना दूं, तो आप कैसे उस पर रहोगे यार, कैसे उस पर जाओगे, कैसे उस पर चलोगे, बड़ी परेशानी रहेगी। इसलिए आर्च जो है प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन, अगर आप आर्च के ऊपर रह रहे हो तो सही नहीं है, इसलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो आपको रेक्टेंगुलर बीम ज़्यादा प्रेफरेबल मिलेगी, ईज मिलेगा उसको, सही भी है। बट आपकी अगर एंड यानी कि रूफ जो है वो अगर आर्ट्स की बनी हो तो वो ज़्यादा इकोनॉमिक बनेगी। इसलिए आपने पुराने जो जितने भी महल देखे हैं, पैलेसेस देखे हैं, बड़े आप होटल्स देखते हैं, उन सब के अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर जो टॉप होता है वो डोम शेप में होता है, बिकॉज दैट इज बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस सपोर्ट एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, जो कि हम यहाँ मूवमेंट के फॉर्म में देख चुके हैं। ये बात सोचो, हमारे जो पुराने डिज़ाइनर्स थे जिन्होंने, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो बेसिकली आई कैन गो टू नाहरगढ़, आमेर एंड ऑल आई कैन सी इज़ वहाँ पे जो मेन टूम है या मेन जो डोम है सारी की सारी आर्च के फॉर्म में है। इनफैक्ट राजस्थान का तो सिंबल ही आप देखें, किसी भी पैलेस में घुसेंगे तो वहाँ एंट्रेंस के टाइप पे ऐसे 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 करके पहले आर्च फॉर्म में उसको सपोर्ट दिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने जो भी अपने स्टोन्स हैं वो ऐसे रखे होते हैं, तो वो आर्च बने होते हैं, वो डिज़ाइन दे दी कहीं पे कुछ ऐसे। तो सभी इवन मुगल आर्किटेक्चर, अगर आप दिल्ली में टोम जाएं, चाहे हुमायूंस टोम हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे आपको आर्चेस ज़रूर मिलेगी। सो दीज पीपल दे न्यू अबाउट इट। इवन इन इटली जहाँ पे सबसे वो बड़ा अपना चर्च बना है, उसके अंदर भी देखेंगे तो आपको एक आर्च का एक पैराबोलिक इस टाइप का लोटस टाइप ऑफ फॉर्म में मिलेगा, दैट वाज डिजाइंड इन 14th सेंचुरी। सो थिंक अबाउट दिस थिंग दैट पीपल ऑलरेडी न्यू कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है और टॉप जो मैं कहूँगा स्ट्रक्चरल मेंबर बनाना है जिसके ऊपर आपको नहीं रहना है, वो आप आर्च के फॉर्म में बनाओ। तो ये बड़ा ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप इसको मिस ना करें। तो चले नीचे चलते हैं, अब एनालिसिस पार्ट में आते हैं। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आप याद कर लें। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तो बहुत ज़रूरी है, ये इसलिए मैंने डिराइव भी किया है, बाकी मैं कुछ डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पैराबोलिक आर्च में यूडीएल लगना कितना कितना सही होता है। सो सबसे पहले मैंने इसको छोटे छोटे सेक्शन से बांटे, जैसे कि 3 इंच आर्च, फिर 2 इंच आर्च की बात करूँगा, फिक्स्ड आर्चेस ज़रूरत पड़ेगी तो बात करेंगे क्वेश्चंस के बेसिस पे, है ना। सो 3 इंच आर्च है,
उसमें भी कई तरह की आर्च हो सकती हैं आपके पास। पैराबोलिक आर्च हो गई, सेमी सर्कुलर आर्च हो गई, या इलिप्टिकल हो गया, शेप आप बना सकते हैं। सो पैराबोलिक आर्च जो है उसको उठा रहा हूँ, दैट इज मोर फेमस थ्रू आउट दिस वर्ल्ड एंड इट हैज़ बीन यूज्ड widely in the palace construction. So these people in old palaces knew how to make the parabolic arches. This is really commendable. तो देखो ब्यूटी क्या है 3 इंच पैराबोलिक आर्च की। 3 इंच का मतलब 1 इंच कहाँ पे, टॉप नोच पॉइंट पे। देखो ब्यूटी दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप अगेन स्प्रिंगिंग पॉइंट, स्प्रिंगिंग रिएक्शन, स्प्रिंगिंग लाइन से ऊपर जो इंट्रोडक्स तक गई वो राइज ऑफ आर्च, यानी कि मैंने उसको एच से डिनोट किया है, स्पेन को एल से। ठीक है, मैं किसी भी एक्स कोमा वाई पे जा रहा हूँ, वहाँ पे अब देखो आप ये 3 इंच है तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समीशन ऑफ मूवमेंट ए पे कर लो या बी पे कर लो 0, जो आपकी इच्छा, और बेंडिंग मूवमेंट एट सी 0। तो 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल आर ए, आर बी, एच ए, एच बी निकल जाएंगे। तो मैं करूँगा नहीं, मैं सीधे इसका रिजल्ट यूज़ करूँगा। तो आपको पता है एच ए एच बी जो होगा ये दोनों बराबर निकल के आने वाला है, और दैट इज WL² बाय 8H। अच्छा, मूवमेंट एट किसी भी x, y पे जा रहा हूँ, ये x, y है, लेट मी राइट इट। तो दिस इज हियर x, y। ओके, सो दिस x, y एक सेकेंड बस रुको, सॉरी अबाउट दैट। थोड़ा चूज कर लूँ कलर, पिंक अच्छा लगता है, हाँ क्लियरली विजिबल है इसलिए। ओके, सो x, y वही va इंटू एक्स माइनस एच वाई माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये कैसे आया सर? देखो यहाँ आओ, यहाँ आ गए किसी मूवमेंट x पे, देखो ये v है तो इसका कैसा आ गया, प्लस का va इंटू एक्स, एच ए माइनस का एच वाई, और ये w इंटू एक्स है ही, तो इसका इफेक्ट आ गया। तो ये मूवमेंट में हमने तीनों के इफेक्ट लिख दिए। ओके, va vb, अरे यार पूरे पे यूडीएल है, सिमिट्री है, आधा आधा बांट दो, WL/2 WL/2, ये तो ऐसे ही पता दो गया, तो मैंने आधा आधा बांट दिया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, VA VB HA इन सब की वैल्यू को MX, Y वाले में रख देता हूँ। तो मूवमेंट जो है ये MX, Y है यार, शायद मैं जल्दी में लिख दिया इसलिए। ओके, सो ये रख दी वैल्यूज़। अब आप देख रहे हो इसमें x है और y है। मैं एक काम करता हूँ, y को x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगा? याद करो अपन 11th में हमने लिखना सीखा था द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले मैंने ये पैराबोला लिया। पैराबोला के इक्वेशन बनाने के लिए हम पहले एक काम करते हैं, इसको 0,0 मान लेंगे, इस टॉप नोच सेंटर को, यानी कि क्राउन को परमानेंट सेट करता हूँ मैं। यार भी को, तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक ओरिजिन मानना पड़ेगा। हमको ये पता था ये आर्च है, और सबसे आसान जो मुझे लगती है ना यार, जैसे कि अपने को लगता है कि हाँ यार इससे ज़्यादा आसान तरीके से कोई नहीं कर सकता है, तो वो होता है 0,0 मैं क्राउन पे ले लेता हूँ। मेरी आदत है, आपको बुक्स में 0,0 यहाँ मिलेगा, मैं लेता ही नहीं हूँ, मैं तो सीधे क्राउन पे लेता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ आराम से, क्योंकि इसकी इक्वेशन सिंपल है यार, बचपन से पढ़ी है, y इज टू माइनस के एक्स स्क्वायर। सिंपल ये रटा रखा है, जब से 9th में हल्का सा रटवा देते थे तब तो समझ नहीं आ देती, 11th में थोड़ा करके समझाया उन्होंने तो हल्की हल्की समझ में आई होगी सभी को। तो माइनस के एक्स स्क्वायर ये याद है मुझे, ठीक है। अब मैं किसी भी हाइट h पे नीचे जाऊंगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एच, एल इज इक्वल्स टू, यानी कि x इज इक्वल्स टू L/2, ठीक है। ये वैल्यू रखता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एच, या माइनस माइनस था ना तो ये प्लस हो गया, इंटू L/2 का होल स्क्वायर, L²/4, तो k की वैल्यू मिल गई 4H/L²। अब मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कितनी नीचे जाना है सर? आपने y यहाँ माना है, तो ये कितना हो गया, h माइनस वाई हो गया। आपने जो ये था इतने से पोर्शन को x माना था, तो ये कितना हो गया, ये सर L/2 माइनस एक्स हो गया। ओके, तो मैं इक्वेशन में रख देता हूँ, माइनस का h माइनस वाई, माइनस का k, L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा रफली k की वैल्यू रख दो जो हमने यहाँ से उठाई है, 4H/L², ये रख दिया। और इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू दिस एंड दिस करके, तो ये आ गया। सो y इज इक्वल्स टू
दिस y इज इक्वल्स टू h माइनस 4h डिवाइडेड बाई l स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस lx, ऐसा मिल जाएगा आपको। अब आप एक काम करो, ये y की वैल्यू मोमेंट इन x वाले फॉर्म में रख दो। ये जो y था ना अपना यहाँ पे मैंने उठा के यही वैल्यू लिख दी है। अब एक काम करते हैं, बस इसको खोल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। सो ये कर देते हैं, देखो h, ओके। तो जब भी आप इसको सॉल्व करने जाएंगे यू विल गेट दिस थिंग्स, एंड सॉल्व करते करते एंड में आपको सीधे जो मोमेंट की वैल्यू है कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, WL/2x माइनस WL² / 8 प्लस WL² / 8 प्लस का WX² / 2 माइनस का WX² / 2 एंड इस माइनस तो ये सब की सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ये देखो 2LX, ये लो, एंड दिस थिंग तो सब कुछ कैंसिल होके एंड में बचेगा आपके पास 0। तो मूवमेंट इन x विल बी 0, मतलब x, y, x नहीं कह रहा हूँ, मोमेंट इन x, y वुड बी 0। यानी कि मैंने कोई भी ऐसी स्पेशल सिचुएशन नहीं बनाई है, सिंपली आपको बोला है कि पैराबोला था y इज इक्वल्स टू kx², जनरल इक्वेशन बनाई। जनरल में ही मेरे को समझ में आ गया है कि बेंडिंग मोमेंट किसी भी x, y पे पैराबोलिक में क्या है, 0 है। That is why these arches, especially the parabolic arches, especially 3-hinge parabolic arch, are literally famous throughout the world and has been used in the construction on very large scale. So in short, I would like to remind you in a very small, ये green जो bracket बनाया है ये UDL से related जो भी आपका 3-inch arch है, यहाँ हो गया एक, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो उसके एंड जो रिजल्ट है आपको याद रखने हैं वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है WL²/8h है, VA VB WL/2 है, और मोमेंट किसी भी x, y पे क्या है अंडर UDL 0। ये दिमाग में डाल लो, ये बार बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, ओके। तो इवन अगर आपने सुना होगा आर्टिक रीजन है, नॉर्वे वगैरह है, वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ लोग क्या एक स्नो का होटल बनाते हैं 6 से 8 महीने के लिए। तो वो लोग स्नो के होटल क्या करते हैं, स्नो को आर्च की फॉर्म में काटते हैं। वो इसलिए क्योंकि आर्च अपने आप में सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा बहुत बार। क्यों सेल्फ सपोर्टिंग? क्योंकि अपना जो उसका यूडीएल का इफेक्ट है उसको देखो किसी भी मूवमेंट के इफेक्ट से वो नलीफाई कर रहा है, इसलिए आर्चेस बहुत फेमस है। वो फिर वापस से हल्की गर्मी आती है, पिघल जाता है, तो फिर उसे वो लोग बहने देते हैं। तो आर्चेस इसीलिए बहुत ज़रूरी है, पैराबोलिक आर्चेस। अब बात करते हैं पॉइंट लोड की। पॉइंट लोड कहाँ लगाए? क्राउन पे लगाए। तो अगेन क्राउन पे ये रहा, लगा दो W, तो अगेन सिमेट्री VA VB कितना हो गया, W/2 हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट C तो 0 होना ही है क्योंकि वो इंटरनल हिंज है। सॉल्व कर देना, आपको HA जो मिल जाएगा दैट इज दिस थिंग WL/4h। रटनी है, देखो ये चीज़ें आपको रटनी है, आपका टाइम बचाना चाहता हूँ मैं ऐसे बोल सकता था चलो एग्जाम में निकाल लो, मैंने सोचा कि क्वेश्चन में बार बार निकालने से अच्छा है कि मैं एक बार आपको बता दूं कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको याद ही कर लो, क्योंकि इससे हमारा फिर टाइम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो कम हो जाएगा। तो अभी तक मैंने बात की थी 3 हिंज पैराबोलिक आर्चेस की, अब मैं बात करने जा रहा हूँ 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्क की, ओके। तो सेमी सर्कुलर आर्क है, वही सेम कंसेप्ट है, यूडीएल लगा हुआ है, बस ये जो रेडियस इसको आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो HA HB आपस में बराबर है, दैट इज WR/2। जो रिएक्शन है दैट इज W × R। जो मूवमेंट होगा किसी भी पॉइंट X पे, X का मतलब X, Y, किसी भी X और Y पे चले जाओ, ये X, Y है, तो आपका मूवमेंट क्या है, -WL²/2 sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यानी कि सेमी सर्कुलर में 0 नहीं है, याद रखें। सिर्फ पैराबोला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 0 है, इसलिए मैंने उसको इतना टाइम दिया स्पेशल, एक छोटा सा डिराइव करके आपको समझा दे कि बेटा समझ के रखना वो 0 नहीं है। तो मैक्सिमम मूवमेंट थीटा की वैल्यू कब होती है, जब थीटा की वैल्यू को 30 डिग्री देखा गया है ना, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम आता है। देखो कितना शानदार है कि जब इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया गया तो नेगेटिव आए, यहाँ 0 हो गया, एक बार भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं है। कितनी एक इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है जिस पे कई बार क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, PSU हो गया या SSC JEE, अपने PSC में एक आधा घुसा पड़ा मिल जाएगा आपको,
कि सेमी सर्कुलर आर्च में कितने पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन है अंडर यूडीएल ऑफ 3 इंच सेमी सर्कुलर आर्च। सीधा लिखना बेटा 0। यही मैंने बता दिया बना बनू के, आपको सिर्फ याद करना है कि भाई 0 है 0 है और 0 है। प्लॉट करके आप भी बना सकते हैं, मैंने सोचा कि डायरेक्टली मैं ही एक बार आपको दिखा देता हूँ तो अच्छा रहेगा। अगर आपको ये प्लॉट करना है तो बुक्स में कर लो, नहीं तब तक इतना कुछ सीख चुके यार, स्ट्रक्चर कर लिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लिया मेरे साथ, तो खुद ही बना लोगे ये सब तो आप लोग। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से रिजल्ट्स दैट यू शुड रिमेंबर। स्पेशली आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के रिमाइंड कर लो। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि यार वर्टिकल फोर्सेस तो नहीं याद रहने वाले, मैं कहता हूँ एक काम करो हॉरिजॉन्टल याद कर लो, वहाँ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स से और हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो WR/2 इवन पैराबोला का जो W अपना H के फॉर्म में आया था, WL²/8H, ये सब चीज़ें याद कर लो ताकि वर्टिकल तो निकाल ही पाओ। अब बात करते हैं पॉइंट लोड की। पॉइंट लोड की जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आई है ना यहाँ पे, वो कितनी आई है, W/2 आई है। सॉरी ये रहा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन W/2। तो पैराबोला की अलग है और सेमी सर्कुलर 3 हिंज्ड आर्च की अलग है। यहाँ तक कि अगर हमारा जो लेवल है अब्यूटमेंट डिफरेंट लेवल पे लगा दिया, यानी कि देखो ये इसका H1 कर दिया, यहाँ से इसका H2 कर दिया, यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है HA, दिस इज HB, दिस इज VB, दिस इज VA, लेंथ L1 L2, क्राउन जो है यहाँ से L1 डिस्टेंस पे है, यहाँ से L2 पे, और UDL है। तो इसका वैसे क्वेश्चन नहीं आया है सच कोई स्पेसिफिक कि इसी फॉर्म में, बट मुझे लगा कि यार यहीं कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। एक जनरल फॉर्मूला है, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो HAH भी बहुत पूछा जाता है और मैं कह भी रहा हूँ हॉरिजॉन्टल याद कर ले यार, वर्टिकल तो निकाल लेना समीशन ऑफ मूवमेंट 0 करके, क्या जा रहा है, ठीक है ना। सो HAH भी WL²/2 √H1 + H2, ये तो याद करो ही करो। और L1 जो है L की फॉर्म में, L क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है, स्पैन है, स्पैन ऑफ आर्च है, दैट इज L अंडर √H1 डिवाइडेड बाय √H1 + √H2। उसी तरीके से L2 इज L इंटू √H2 डिवाइडेड बाय अंडर √H1 + H2। learn it, learn it, learn it, there is no other option. If you're gonna find it in the exam, it will consume lot of time. अपना टाइम बचाओ, ठीक है। फिर से कॉन्सेंट्रेटेड लोड है क्राउन के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है, WL बाय अंडर √H1 + H2 का स्क्वायर। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा था यार, ESE में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, SSCJ में पूछ लेते हैं, PSUs में पूछ लेते हैं। PSU में आपको डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि यार हमने तो यहाँ लगा दिया है, बताओ इसके अंदर अब क्या वो आएगा, हॉरिजॉन्टल लोड आएगा। अब देखो 3 इंच आर्च है और उसकी राइज H है, स्पैन L है, वही जो सेम हमने पढ़ा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मटेरियल को एक्सपेंड होना है, मटेरियल एक्सपेंड तो यहाँ तो हो नहीं सकता है क्योंकि नीचे से फिक्स है। मटेरियल क्या करेगा, ऊपर की साइड बढ़ेगा। ऊपर की साइड कितना बढ़ा, ΔH बढ़ा, तो ΔH कितना है, L² + 4H² और 4H इंटू αH। ये अल्फा है, अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, याद है ना, बताया था मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ तक कि परसेंटेज डिक्रीज पूछ लेते हैं, तो परसेंटेज डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, याद रखना इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये अब मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहीं की यहीं कि ड्यू टू rise in temperature there is a decrease in horizontal reaction। मतलब साफ है, HAHB में टेम्परेचर की वजह से कमी आएगी, राइज इन टेम्परेचर होगा तो आपको जो डिक्रीमेंट है वो नोटिस करने को मिलेगा इन हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। और वो किस परसेंटेज में डिक्रीज होगा, ΔH/H। जितना राइज करेगा ये उतनी ही ज़्यादा डिक्रीमेंट आपको इसके अंदर मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H के साथ। समझ में आई बात। तो H आप बढ़ाओगे तो आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन घटेगा। मतलब इन शॉर्ट ये जो मैंने बात बोली इसको मैथमेटिकली समझाने के लिए मैंने लिखा था पहले, पर मुझे लगता है कि मैं वर्ड्स में लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैंने ये चीज़ वर्ड्स में लिख दी।
तो अभी तक हमने बात की दोस्तों 3 इंच आर्चेस की, अब बात करते हैं 2 इंच आर्चेस। अगेन वापस से एच यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस, वर्टिकल स्ट्रेसेस आपको मैंने बोल दिया निकाल लेना है यार, उसका मैं ज़्यादा कंसर्न नहीं लूँगा। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है 2 इंच आर्च के वो ज़्यादातर सेमी सर्कुलर आर्च पे थे। तो ये सेमी सर्कुलर आर्च है तो ये आर हो गया, सेमी सर्कुलर 2 इंच आर्च है तो सिर्फ 2 ही इंचेस हैं। इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आने वाला है जब जो लोड जो है क्राउन पे है तो कितना है, एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय पाई है। वही लोड डब्ल्यू अगर इसको किसी भी अल्फा पॉइंट पे पहुंचा दें, अल्फा डिग्री वाले, अल्फा डिग्री और वही चल रहा है तो कितना हो गया, डब्ल्यू बाई पाई साइन स्क्वायर अल्फा है। तो ये याद कर लो। वैसे भी अगर आप यहाँ लगा दोगे तो अल्फा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, साइन 90 इज 1, सो विल गेट द डब्ल्यू बाय पाई। सो इन दिस वे यू गेट अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला। अब बात करते हैं यूडीएल की। अच्छा ये W है, इसका रेडियस R है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो ये एच आ रहे हैं यहाँ पे वो कितने आ गए, वो यूडीएल क्या है पूरे इसके ऊपर है, पूरे की पूरा जो स्पैन है अपना उसके ऊपर लगा हुआ है तो कितना है 4WR/3 पाई। ध्यान रखो ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। अब देखो लीनियरली वेरिंग लोड है, इसके लिए क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देख रहे हो यहाँ पे एच ए और एच बी बराबर आने वाले हैं, मैंने लिखा है स्पेशली एच ए इज इक्वल्स टू एच बी इज इक्वल्स टू एच, इस बात को ध्यान रखना। एंड दैट इज 2/3 पाई इंटू डब्ल्यू आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। अच्छा अब पैराबोलिक आर्च देख लेते हैं। पैराबोलिक आर्च कौन से, 2 इंच पैराबोलिक आर्चेस। अगर पूरे पे यूडीएल लगा दे रहे हो तो आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो रिएक्शन कितना हुआ, एच ए और एच बी, एच ए एच बी आपस में बराबर होंगे। ये 3 इंच आर्च वाले ही जैसे होंगे, इक्वल टू 3 इंच आर्चेस, यानी कि अगर मैं 3 इंच का याद कर लूँ तो 2 इंच आर्च का जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो क्या है, याद हो गया एक तरीके से, तो याद कर लेना भाई। इसलिए मैंने स्पेशली लिखा इक्वल्स टू 3 इंच आर्च, वहाँ पे भी बोल सकता था उसकी बजाय मैंने अलग से बना के लिखा है ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करके लिख लें। अच्छा पैराबोलिक आर्च एक और है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे स्पेशली ईएससी के अंदर परेशान करने के लिए, वो आपसे चाहते कंप्यूट करें तो मैंने सोचा खुद ही बता देता हूँ। अगर आपका आर्च हाफली लोडेड है even then you will get the horizontal reaction HA and HB equals to each other and that is WL square by 16H। ये H क्या है, राइज। तो ये वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो न्यूमेरिकल कराने से पहले मैंने सोचा डिस्कस करने चाहिए। अब आपके न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा ना तो डायरेक्टली आप देखना कि एटलीस्ट 50 to 60% न्यूमेरिकल में तो यही पूछा है, सेमी सर्कुलर आर्च है, क्राउन पे लोड लगा दिया है, बताओ अब उसकी रिएक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगी। तो अब आपने रट लिया है डब्ल्यू बाय पाई है वो, तो आपसे वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बोला है कि भाई ये रट लो। तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी done the recording for approximately 40 minutes, so I'm not going to discuss the numerical in this part. In the next part we will discuss all 25 years of numerical from GATE, ESE and SSC JEE. So till then keep revising, अच्छे से इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो, and don't forget to subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query please share it in the comment section below. The students and myself, whenever I get time I will help you, I will solve that question for you guys. Thank you, God bless you all, bye bye.